आज आपका हमारे YouTube चैनल पे वापस स्वागत। और आज अपन करेंगे कौन सा चैप्टर? आज अपन करेंगे AS9। AS9 एडवांस अकाउंटिंग का है। AS9 जिसका नाम है रेवेन्यू रिकग्निशन, और सबसे इम्पोर्टेंट ASs में से एक है और जो एग्जाम में आता रहता है। और सबसे बड़ी बात की सबसे सिंपल है। सबसे सिंपल है। क्यों सर? ऐसा क्यों सर? सबसे सिंपल है। मैं आपको बताता चलूंगा। वो लाइंस आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है बस। फिर आपको क्वेश्चंस देखने हैं। और जिसने भी AS4 कंटिजेंसी वाला नहीं देखा है, इवेंट्स आफ्टर अकरिंग द बैलेंस शीट डेट वाला AS नहीं देखा है, उसका विथ कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रैक्टिस मैन्युअल विथिन 40 मिनट्स के अंदर मैंने वीडियो डाल रखी है। आप उसको जाके देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर प्लस क्वेश्चंस क्लियर हैं। कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। शॉर्ट ट्रिक्स है सबकी। देखो, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है ग्रॉस इनफ्लो। ग्रॉस इनफ्लो हो मतलब जैसे 10 लाख का माल बेचा तो 10 लाख पूरा ही पूरा ऑफ कैश का, रिसीवेबल्स का। तो इट मीन्स कहने का मतलब है क्या अपन यहाँ पे क्रेडिट सेल को भी क्या अपनी रेवेन्यू मानेंगे? यस सर, अपनी क्रेडिट सेल को भी रेवेन्यू मानेंगे। जरूरी नहीं है कि वहां पे कैश सेल हो, क्रेडिट भी होगी तो भी अपनी रेवेन्यू मानी जाएगी। जो अराइजिंग होती है, किससे अराइजिंग होती है? जो अराइजिंग होती है फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, गुड्स की सेल से, रेंडरिंग ऑफ सर्विस से, इंटरेस्ट से, डिविडेंड से एंड रॉयल्टी से। ये AS9 जो होता है वो जनरली बेसिकली 5 चीजों से डील करता है। सेल ऑफ गुड्स से, रेंडरिंग ऑफ सर्विस से, इंटरेस्ट से, डिविडेंड से, रॉयल्टी से। इन पांचों से आने वाला कैश या आने वाले डेटर हमारे रेवेन्यू माने जाते हैं। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। अगर ये बात समझ में आई तो देखो, आपको ये जो है दिस स्टैंडर्ड जो डील करता है किसके साथ करता है? सेल ऑफ गुड्स के साथ, रेवेन्यू सर्विस, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम एंड रॉयल्टी के इनकम के साथ डील करता है। क्लियर? यस सर। अब अपन बात करते हैं आगे अपने कि भैया सेल ऑफ गुड्स में अपन कैसे, कब एंटिटी को रेवेन्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए। इट मींस रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का मतलब है, जैसे कि मैंने आज आपको 2 जनवरी, आज क्या तारीख है? आज तारीख है 25 जनवरी 2021। मैंने आपको क्या करा? माल बेच दिया। अब मैं माल बेच दिया तो जो मुझे पेमेंट मिला, जो मैंने सेल करी, उस सेल को मैं कब रिकॉर्ड करूं? फाइनेंशियल ईयर इस वाले में करूं या फाइनेंशियल ईयर बाद वाले में करूं? ये डिपेंड करता है आपके सेल, ये डिपेंड करता है आपके AS9 पर। ये बताता है आपको कौन? AS9 मतलब रेवेन्यू रिकग्निशन वाला टॉपिक आपको बताता है। रेवेन्यू रिकग्निशन वाला टॉपिक क्या बोलता है? एंटिटी को शुड रिकॉर्ड करनी चाहिए सेल ऑफ गुड्स इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। बोथ ऑफ फॉलोइंग कंडीशन का मतलब क्या हो गया सर? कि अगर आपकी दोनों की दोनों कंडीशन फॉलो हो जाए, दोनों कंडीशन फॉलो हो जाए तो सर आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी रेवेन्यू को बुक कर देना चाहिए उसी ईयर जिस साल आपने क्या करा है, सेल करी है। अब देखो, सेल करी है उसी साल बुक कर देना चाहिए। यस सर। तो उसके लिए 2 कंडीशन क्या है? उसके लिए 2 कंडीशन है कि नो अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के रिगार्डिंग में कोई भी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इट मीन्स कि सर हमारे को पता है कि 100% पैसा मिलेगा, 100% सिक्योरिटी होनी चाहिए कि पैसा आपको मिल जाएगा। अगर आपको 99% भी ऐसा लगता है कि पैसा मिल जाएगा और 1% लगता है कि पैसा नहीं मिलेगा, तो आप अपनी रेवेन्यू को बुक नहीं करोगे। जब तक आपको 100% कंफर्मिटी नहीं होगी कि आपको अपना पैसा मिल जाएगा, तो आप जब तक अपने पैसे को रिकॉर्ड नहीं करोगे। उसी के साथ एंड वर्ड का मतलब क्या होता है सर? उसी के साथ एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि आपका ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो जाना चाहिए बायर को, ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो जाना चाहिए बायर को, या फिर जो है ट्रांसफर ऑफ रिस्क रिवॉर्ड हो जाना चाहिए। इट मीन सर इसको आप अलग तरीके से ऐसे समझ सकते हो, इसको सर आप अलग तरीके से ऐसे समझ सकते हो, इसको एक अलग तरीके से समझ सकते हो। ट्रांसफर हो जाए गुड्स का। सर इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफर हो जाए गुड्स का? मैंने बोला सर ट्रांसफर हो जाए गुड्स का, तो सर ये पोजेशन ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। मतलब सर पोजेशन का पता कैसे चलेगा? पोजेशन ट्रांसफर हो गया है सर, डिलीवरी से पता चलेगा। किससे पता चलेगा सर? डिलीवरी से पता चलेगा कि अपन ने डिलीवरी कर दी है क्या गुड्स की। अगर अपन ने गुड्स की डिलीवरी कर दी है, इट मींस सर पोजीशन जो है वो ट्रांसफर हो गया है। अगर ध्यान रखना कि ट्रांसफर हो गया है क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड का,
ट्रांसफर हो गया है क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड का? अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड का ट्रांसफर हो गया, इट मीन सर इससे पता चलेगा कि ओनरशिप का पता चलेगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है क्या। मतलब अब ये माल मैंने आपको बेच दिया है, इस पे जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो अब आपके ऊपर है। अगर ये माल जल भी गया तो ये आपका रिस्क होगा। मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करने का मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफर करना। और ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब हमारा क्या कट जाता है, इनवॉइस कट जाता है। जब आपके नाम पे क्या कट जाता है, इनवॉइस कट जाता है कि इनवॉइस कट गया, और तो माना जाता है कि ये जो है आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। जब डिलीवरी हो जाती है तो पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है। तो सर इन दोनों कंडीशंस में से, ये गुड्स ट्रांसफर वाली कंडीशन में से या फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली कंडीशन में से सर पहले कौन सी कंडीशन पहले होनी चाहिए? सर कोई सी भी, विच एवर इज अर्लियर। सर विच एवर इज अर्लियर, सर पहले कोई सी भी कंडीशन हो जाए तो हम क्या मानेंगे, उसी डेट पे मान लेंगे कि सर आपकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दो। एक एग्जांपल बताता हूं सर, जैसे कि आपने क्या करा, 22 जनवरी को डिलीवरी कर दी, 22 जनवरी को डिलीवरी कर दी और 23 जनवरी को आपने इनवॉइस काट दिया। 22 जनवरी को डिलीवरी कर दी, 23 जनवरी को इनवॉइस काट दिया और आपको 100% श्योरिटी है कि पैसा मिल जाएगा। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि 100% श्योरिटी है पैसा मिल जाएगा। और फिर देखो कि आपने डिलीवरी भी करी है, आपने ओनरशिप भी ट्रांसफर करी है। तो अब कौन सी डेट को मानोगे, 22 तारीख या 23 तारीख? तो सर विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, सर 22 तारीख की डेट को माना जाएगा कि आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ? क्या ये सर सेल ऑफ गुड्स का ये जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ? यस सर। अब कुछ क्या करेंगे सर, अपन इसके अंदर बहुत सारे केसेस की बात करेंगे कि सेल ऑफ गुड्स में बहुत सारे केसेस होते हैं कि अगर बायर डिले कर दे, री परचेज एग्रीमेंट हो, रीसेल का एग्रीमेंट हो, तो उनकी बात करते हैं। ठीक है, ये देखो सर, रिगार्डिंग द सेल ऑफ गुड्स, पहला देखो ट्रांसफर ऑफ गुड्स का बायर का मतलब, ये आपको पॉइंट मैंने पहले ही बता चुका है। ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको बता चुका हूं, पिछला वाला ही पॉइंट है। इसमें मतलब आपको उतारने की जरूरत नहीं है, मतलब ये पहले से ही आपका ही क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ बात करते हैं, इफ डिलीवरी इज डिलेड एट द बायर रिक्वेस्ट, बायर की रिक्वेस्ट पे डिलीवरी डिले हो जाएगी तो एंटिटी को क्या करना है, आपकी रिकॉर्ड करनी है सेल को जिस टाइम पे वो करना चाहता था। इट मीन सर, इसको एक एग्जांपल से मैं समझाऊं, मैंने कहा कि मैंने 22 तारीख को माल भेज दिया, मैं एकदम भेजने के लिए तैयार था कि हाँ 22 तारीख को मैं डिलीवरी प्लस इनवॉइस दोनों काट के भेजने वाला हूं उसको। ठीक है, तो मतलब 22 तारीख को रेवेन्यू रिकॉर्ड होनी चाहिए क्योंकि मेरे को 100% श्योरिटी कि उससे पैसा मिल जाएगा। लेकिन बायर का फोन आया जैसे ही मैं गाड़ी में लोड करवा रहा था माल डिलीवरी करने के लिए, भाई साहब 25 तारीख को भेजना। अब एक बात बताओ कि बायर की रिक्वेस्ट पे अपन ने डिलीवरी 25 तारीख को करी, लेकिन सर हम कितनी तारीख को रेडी थे कि हम सेल कर देते, हम डिलीवरी कर देते सर 22 तारीख को। तो आपको सेल कब रिकॉर्ड करनी चाहिए सर, 22 तारीख को। आपको रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करनी चाहिए सर, 22 तारीख को। क्लियर सर? यस। अगला टॉपिक, इफ गुड्स हैड बीन सेंट, सर ये देखो कंसाइनी या एजेंट फॉर सेल ना कह के सर अपन इसे रीसेल पर्पस के लिए भी कह सकते हैं। कभी कभार क्वेश्चन सर इसको रीसेल पर्पस के लिए भी कह सकता है कि आपने रीसेल पर्पस के लिए आपने कंसाइनी और एजेंट को गुड्स भेजे। तो सिंपल सी बात है, आपके माल भेजते ही वो सेल नहीं मानी जाती, उसको आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते। आप रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे, जब उसके द्वारा माल बेचा जाएगा। जैसे मान लो कि आपने 1 लाख रुपए का माल किसी को भेजा और उस बंदे ने 1 लाख में से 80% माल भेज दिया। कितना परसेंट माल भेज दिया, 80%। तो मैं कितने की रेवेन्यू बुक करूंगा, 80,000 की। 80,000 की उसके द्वारा बेचे गए माल पर ही मैं अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। क्लियर? अगला टॉपिक आता है कि अगर आप गुड्स सेंड करते हो ना अप्रूवल बेसिस पे, अगर आप अप्रूवल बेसिस पे गुड्स को भेजते हो तो जब तक आपके पास अप्रूवल रिसीव्ड नहीं हो जाता तब तक आप सेल नहीं मानोगे। क्लियर? क्लियर हो गया? या फिर आपका पास जो पीरियड होता है, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको जवाब देना है, आपने 2 महीने के अंदर ना तो जवाब दिया, ना अप्रूवल भेजा, ना गुड्स को रिटर्न करे, तो मैं क्या मानूंगा सर, आपने सेल कर ली, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा। ये वाली लाइन का भी ध्यान रखना और ये अप्रूवल रिसीव वाली का भी ध्यान रखना। अब सेल, ये भी तुमसे आपकी सिंपल सी बात है, जो भी ट्रेड डिस्काउंट होंगे उसको डिडक्ट करने के बाद ही आपकी सेल रिकॉर्ड होगी। मैंने बोला मैंने आपको 10 लाख की सेल करी है, 1 लाख का आपका ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब मैं सेल कितने से, रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड करूंगा, 9 लाख रुपए से। कितने से सर, 9 लाख रुपए से। क्लियर? फिर उसके बाद इफ गुड्स आर
रिटर्न लेटर ऑन आफ्टर द सेल हैज बीन रिकॉर्डेड। अगर गुड्स रिटर्न हो जाते हैं तो सर एक बात बताइए, क्या अपन सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट करते हैं क्या रिटर्न होने पर एंट्री? अपन रिटर्न होने पे क्या एंट्री करते हैं? अपन रिटर्न होने पे एंट्री करते हैं सर सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, इट मींस कि सर अगर आपकी सेल रिटर्न भी होती है तो आप उसको रेवेन्यू में से डिडक्ट नहीं करोगे, जबकि उसकी जगह आप एक अलग अकाउंट खोलोगे जिसका नाम होता है सर सेल रिटर्न अकाउंट। कौन सा नाम होता है सर उसका? सेल रिटर्न अकाउंट होता है, नॉट एज उसका सेल रिटर्न अकाउंट होता है जो कि आपकी सेल में से क्या नहीं होगी, माइनस नहीं होगी। क्लियर हुई या नहीं यही बात? यस सर, देखो लिखा हुआ इट शुड बी डेबिटेड एज ए सेल रिटर्न, इसे सेल रिटर्न के साथ डेबिट किया जाना चाहिए। क्लियर हो गया क्या? यस सर। अब चाहे लौटाने का रीजन कुछ भी हो, अपन को उससे मतलब नहीं है, अपन को उससे मतलब नहीं है, अपन को सेल रिटर्न अकाउंट में क्या करना है सर, उसको डेबिट करना है। क्या क्लियर हो गया क्या? यस सर। अब बात करते हैं सर अपने अगले टॉपिक पे। ये देखो सर, देखो अगर आपकी अनसर्टेनिटी अराइज हो गई, क्या हो गई सर? आपकी अनसर्टेनिटी अराइज हो गई। एक बात बताओ सर, आफ्टर सेल, सेल रिकॉर्ड करने के बाद अगर कोई अनसर्टेनिटी रिकॉर्ड हो गई तो सर आपका AS4 डील करेगा नहीं करेगा? यस सर, AS4 डील करेगा। कब करेगा? लेकिन वो अगर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले होती है तो। कल मैंने AS4 में बताया था आपको, जैसे मान लो कि मैंने आपको 10 लाख की सेल कर दी, एट द टाइम ऑफ सेल कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं, एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ सेल मुझे पता था कि तू 100% पैसा देगा, बट लेकिन बाद में तू बैंकक्रप्ट हो गया, तो सर अब ये डिपेंड करेगा कि ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इट मीन सर ये AS4 डील करेगा, AS4 डील करेगा, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इफ द प्रायर रिसीव्ड, इफ प्राइस रिवाइज्ड की जाती है, देखो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, आप ध्यान से सुनना। प्राइस है, ये क्या लिखा हुआ है ये सर? प्राइस, ये सर प्राइस है, प्राइस। प्राइस, अगर आपने प्राइस रिवाइज्ड कर दी है रेट्रोस्पेक्टिवली, इट मीन सर क्या होता है कि आपने क्या करा सर, एक बात सुनना, जैसे एक बात सुनना सर, ये पीरियड था, ये पीरियड था, ठीक है, आपने यहां बेचते थे सर 20 रुपए में, यहां आपने बेचने लग गए सर 25 रुपए में। आपको लगा कि सर ये पुराने वाले ग्राहक है, जो यहां तक मैंने जो अपना सेल प्राइस बढ़ाने से पहले जो ग्राहकों को माल बेचा है 20 रुपए में, अब वो आके मुझे 5-5 रुपए और दे जाए। ऐसा क्या हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, बहुत रेयर कंडीशन है, कोई पागल ग्राहक होगा तभी आके वो आपको 5-5 रुपए वापस देकर जाएगा हर एक सेल पर, ठीक है। अगर कंपनी के पास ऐसा केस आए, अब कंपनी चाहे कि नहीं भैया मैं तो 5-5 रुपए लेकर रहूंगी, मुझे पता है कि मेरे ग्राहक दे देंगे, मुझे पता है मेरे ग्राहक दे देंगे, उसको लग रहा है कि 100% सर्टेनिटी है। अगर 100% सर्टेनिटी है तो उसको सर रिकॉर्ड करना चाहिए ना? नहीं सर, इस केस में जब तक आपके पास, जब तक सर आपके पास क्या ना हो जाए, कलेक्ट ना हो जाए, जब तक आपके पास पैसा कलेक्ट ना हो जाए तब तक आप क्या नहीं मानोगे सर, आप अपनी रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्लियर? जब तक आपके पास जो 5-5 रुपए है वो जब तक आपके पास से रिकॉर्ड नहीं हो जाता है, जब तक आप क्या नहीं करोगे सर, आपकी रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्लियर? अब उसके बाद बात करते हैं सर अपने 2-3 छोटे छोटे टॉपिक, जैसे कि आपका रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी को कब रिकॉर्ड करेंगे। कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। हर जगह क्या होना चाहिए, 100% आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ मुझे पैसा मिल जाएगा। फिर उसके साथ अगर इंटरेस्ट का काम है तो टाइम बेसिस पे किया जाएगा। इंटरेस्ट किस बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है सर? उसकी रेवेन्यू को टाइम बेसिस पे। डिविडेंड को कब किया जाता है सर? जब डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो जाता है या डिविडेंड अप्रूव्ड हो जाता है। जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है या डिविडेंड अप्रूव्ड हो जाता है, इट मींस कि मेरे पास डिविडेंड पाने का अधिकार आ जाता है। क्लियर? और फॉर रॉयल्टी के लिए क्या करोगे सर? रॉयल्टी के लिए अगर आपने जो कंडीशन गिवन है एग्रीमेंट में वो अगर आपने सेटिस्फाइड कर दी है, इट मींस जो आपने एग्रीमेंट में जो कंडीशन दे रखी है अगर आपने वो सेटिस्फाइड कर दी है तो आप अपनी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लोगे रॉयल्टी वाली को। क्लियर सर? यस। अब उसके बाद सर एक और चीज है, वो आप ढंग से सुन लेना। अगर आपने गुड्स को सोल्ड करा है विथ रीपरचेज एग्रीमेंट के साथ,
रीपर्चेज एग्रीमेंट के साथ मतलब मेरे क्या होता है, जैसे सर आपने पढ़ा होगा बैंक, जैसे सर आप बैंकों को तो छोड़ो, जैसे मैं ही बताता हूँ सर एक देसी एग्जांपल। मेरे को 5 रुपए की जरूरत थी, मैंने मेरे एक दोस्त को पेन बेचा, बोला 5 रुपए दे दे, बट लेकिन मैंने उसको ये और बोला कि मैं तेरे से बाद में इसको 5 रुपए से ज्यादा रुपए में खरीदूंगा, मतलब 7 रुपए में खरीद लूंगा। तो सर ये क्या होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, जो कि क्या होता है सर, एक लोन होता है जो कि एक सेल नहीं होती, इसलिए इसे AS9 डील नहीं करता। क्लियर? क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? यस सर, ये देख लो सर, इट इज कंसिडर्ड एज फाइनेंस इन अरेंजमेंट, इट इज नॉट ए सेल बट अ लोन, ये एक लोन होता है, सो इसे AS9 डील नहीं करता। क्लियर? यस। अब बात करते हैं सर अपने लास्ट इस AS9 के हिस्से पे। देखो सर, आपको कुछ क्या करना है सर, अभी तक अपन ने गुड्स की पढ़ ली, इंटरेस्ट की पढ़ ली, डिविडेंड की पढ़ ली, रॉयल्टी की पढ़ ली, अब अपन सर्विस की भी पढ़ ले सर। हाँ यस सर, पढ़ लो। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस कब रिकॉर्ड करनी है सर? रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस भी जब रिकॉर्ड करोगे जब आप 2 करोड़ कंडीशन फुलफिल कर दोगे, 100% आप सर्टेन होनी चाहिए कि आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद सर आपके पास सर आपको सर्विस आपको कंप्लीट कर देनी चाहिए, सर्विस आपको क्या कर देनी चाहिए सर? कंप्लीट कर देनी चाहिए। अगर आपने सर सर्विस कंप्लीट कर दी है सर, जैसा उसने बोला वैसा आपने उस सर्विस को कंप्लीट कर दिया है। जैसे मैं एक कॉन्ट्रैक्टर था, मैंने बोला कि हर एक मंजिल बनते मैं आपसे 10 लाख रुपए दूंगा, मैंने मंजिल बनाई नहीं, मैंने आपसे 10 लाख रुपए की सेल पहले रिकॉर्ड कर ली क्योंकि मुझे पता था आप 10 लाख रुपए दे दोगे। सर नहीं कर सकते, बिकॉज सर आपने अपना काम पूरा नहीं करा। एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि आप हर मंजिल को पूरा करते करते 10 लाख रुपए लोगे। क्लियर? मैंने बोला था कि सर, फिर मैंने सर आपको दूसरा बोला कि अगर 10% काम कंप्लीट होते ही मैं आपसे 10 लाख रुपए ले लूंगा। मैंने 10% काम कंप्लीट कर दिया और मुझे पता था कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दोगे तो मैं अपनी रिकॉर्ड बुक कर लूंगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा। क्लियर? यस सर। अब आता है आपके फॉलोइंग डिस्क्लोजर। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन से डिस्क्लोजर किए जाएंगे, तो सबसे पहले भैया आपने कौन सी पॉलिसी अपनाई है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने की, वो बतानी है। फिर उसके बाद अगर कोई मेजर रेवेन्यू जो कैन नॉट बी रिकॉर्ड नहीं हुई है ड्यू टू नॉन सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंडीशन जो रिलेटिंग करती है टू द कलेक्शन ऑफ द सेल प्रोसीड से, तो फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज। इट मींस कि सर आपका क्या होता है, मेजर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुई। मेजर रेवेन्यू अगर किसी कारण अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, आपको पता है कि कोई भी रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए आपको कंडीशंस फुलफिल करनी है, अगर मान लो वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती और आपकी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होती, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी कंडीशन थी जिसके कारण मेरी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुई है। क्लियर? यस सर। इसी के साथ सर आपका क्या होता है, AS9 खत्म होता है कॉन्सेप्ट वाइज। अब अपन करेंगे सर इसके प्रैक्टिकल प्रैक्टिस मैनुअल के लिए। क्लियर सर? यस। देखो अपन अब AS9 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे और कहां से करेंगे, आपके IPCC में जो प्रैक्टिस मैनुअल था उसमें से करेंगे। कॉन्सेप्ट सेम है, इंटर के लिए प्रैक्टिस मैनुअल नहीं आता है, लेकिन मैंने देखा है एग्जाम पेपर्स में प्रैक्टिस मैनुअल से क्वेश्चन उठ के आते हैं। किसके? ओनली AS के, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। देखते हैं। अर्जुन लिमिटेड सोल्ड करता है सम फार्म इक्विपमेंट थ्रू इट्स डीलर एंड वन ऑफ द कंडीशन दैट कि अगर आपने सेल का पेमेंट 14 दिन के अंदर नहीं करा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15% की दर से, मतलब रेट से। कंपनी हैज नॉट रियलाइज इंटरेस्ट फ्रॉम डेटर इन पास्ट। ये लाइन ने पूरा क्वेश्चन बदल दिया। कंपनी ने अभी तक अपने डेटर से कभी इंटरेस्ट रियलाइज ही नहीं करा। उसको पता है कि आज तक मुझे कभी किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिया तो ये बंदा भी नहीं देगा। इट मीन सर उसको पता है कि उसके पास 100% श्योरिटी नहीं है, उसके पास 100% श्योरिटी नहीं है और वो चाहता है रिकॉग्नाइज करना जो इंटरेस्ट है जो डीलर पे ड्यू हुआ है 9 लाख रुपए का, 9 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है उस पे, वो 9 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट बनता है 15%, उस पे वो क्या करना चाहता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहता है इंटरेस्ट के तौर पर। सर आप बताओ क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर उसको पता है कि उसको श्योरिटी नहीं है 100%, और अगर 100% श्योरिटी नहीं है तो सर क्या वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा? क्या वो 9 लाख रुपए पे 15% जो निकालेगा क्या उस पे वो अपना इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेगा? नहीं करेगा सर, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है सर, 100% सर्टेनिटी नहीं है कि उसको पैसा मिल ही जाएगा, क्योंकि पास्ट में अभी तक किसी ने नहीं दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, इंक्रीज करना चाहते थे सेल प्राइस और सर्टेन गुड्स और आइटम की रेस्ट्रोस्पेक्टिवली, मतलब सर 1 जनवरी 2015 से लेकर 31/3/2015 तक जितनी भी सेल करी है
मान लो 20 रुपए में सेल करी थी और 31/3/15 को वो चाहते हैं 25 रुपए में सेल करना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक जितनी भी सेल करी है वो सारे ग्राहक आके मुझे 5-5 रुपए और वापस देकर दें। तो सर ऐसा कोई ग्राहक मूर्ख नहीं है जो आपको 5-5 रुपए वापस देगा। तो सर अपन कहते हैं चाहे से आपको 100% सर्टेनिटी हो या ना हो, लेकिन सर जब तक आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा तब तक हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखो सर इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन कंपनी हैज टू रिसीव, कंपनी हैज टू, जब भी सर हैज टू का मतलब होता है पड़ेंगे, कंपनी को रिसीव करने पड़ेंगे 5 लाख फ्रॉम इट्स कस्टमर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल मेड फ्रॉम 1 जनवरी 2015 टू 31 मार्च 2015। सर 5 लाख रुपए रिसीव करने पड़ेंगे, अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं। बट द कंपनी अकाउंटेंट was reluctant to make up his mind and you are asked to offer your suggestion। सर अब आप सीए हो तो अब अपना दिमाग लगाओ और बताओ क्या होगा। सर इसमें वो रिकॉर्ड नहीं करेगा रेवेन्यू को जब तक कि उसके पास 5 लाख रुपए क्या नहीं हो जाते हैं सर, रिसीव नहीं हो जाते हैं। जब तक उसके पास सर 5 लाख रुपए रिसीव नहीं हो जाते तब तक वो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेगा। 41 क्वेश्चन देखो सर, ए लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी लिमिटेड टू डिस्पैच द गुड्स वैल्यू 25,000 एवरी मंथ for the 4 months upon the receipt of entire payment. B Limited accounting made the payment of 1 lakh and A started the dispatching the goods in the 3rd month। क्या हुआ सर, 25-25 हजार के 4 मंथ के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि 25-25 हजार रुपए के 4 मंथ का मैं क्या करूंगा आपको सर माल भेजूंगा। तो मतलब सर 1 लाख का टोटल माल भेजूंगा। यस सर। ए ने क्या करा सर, डिस्पैच करना गुड्स को स्टार्ट कर दिया और 3rd मंथ में क्या हुआ सर, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी बी रिक्वेस्टेड, सर कौन कर रहा है रिक्वेस्ट, यहाँ पे कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है ए लिमिटेड को कि आप गुड्स को डिस्पैच मत करना जब तक कि कोई भी फर्दर नोटिस आपको नहीं मिले। और ए लिमिटेड के पास सर अब कितना माल बचा है सर, 50,000 का माल रेडी है फॉर डिस्पैच के लिए। और ए लिमिटेड का जो अकाउंटेंट है वो क्या 50,000 को सेल मानता है और ट्रांसफर कर देता है द बैलेंस को टू द एडवांस रिसिप्ट अगेंस्ट द सेल। कमेंट अपॉन द ट्रीटमेंट द बैलेंस अमाउंट विद रेफरेंस टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। सर मैंने एक ही बात कही है, अगर आपके पास पूरा माल तैयार है फॉर डिस्पैचिंग के लिए और बायर अगर मना कर देता है तो आपको सर क्या करना होता है, आपको अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड करनी होगी। मतलब जो सर 50,000 जो आपने एडवांस में बुक कर रखे हैं सर उसको आप क्या करोगे, अपनी सेल बुक कर लोगे। आई या नहीं यही बात समझ में? यस सर, 50,000 को आप हमारी सेल बुक कर लोगे और 50,000 पहले से कर रखी तो टोटल 1 लाख की सेल आपकी बुक हो जाएगी। मिस्टर मून लिमिटेड है 6,50,000 का माल बेचता है, ट्रेड डिस्काउंट है कितने का, 53,000 का। सेम वॉज एग्री टू सेम, इसको एग्री कर लिया जाता है मतलब सेल हो जाती है। सेल वॉज अफेक्टेड एंड गुड्स वर डिस्पैच, गुड्स डिस्पैच भी हो गए। ऑन द रिसिप्ट ऑफ गुड्स मिस्टर स्टार हैज फाउंड दैट गुड्स वर्थ 67,000 आर डिफेक्टिव एंड द मिस्टर स्टार रिटर्न कर देता है द डिफेक्टिव गुड्स को और मेड करता है पेमेंट कितने का, 5,30,000 का। द अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर मून लिमिटेड बुक द सेल फॉर 5,30,000। क्या ये सही है? नहीं है सर सही। क्यों? क्योंकि आपको पता है सर जो सेल रिकॉर्ड होगी है वो मैंने बताया था आपकी जो सेल है और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपकी रेवेन्यू रिकॉर्ड होगी। मतलब सर 5,97,000 से, क्योंकि सर 6,50,000 में से आप 53,000 माइनस कर दोगे तो 5,97,000 से आप अपनी सेल रिकॉर्ड करोगे। और जो सर आपने 67,000 का जो माल रिटर्न कराया वो आप सर सेल रिटर्न अकाउंट में डेबिट करोगे। तो सर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है। क्लियर सर? ये देखो सर, ये देखो सर क्वेश्चन नंबर 43। सरिता पब्लिकेशन पब्लिशर है, मंथली मैगजीन है, ऑन 15 हर तारीख, हर महीने की 15 तारीख को वो क्या करेगा सर, पब्लिश करेगा। इसके लिए क्या होता है सर, उसको 80% तो क्या होगा सर एडवांस में मिल जाता है और 30 और जो बैलेंस अमाउंट है वो सर पब्लिकेशन रिलीज होने के 30 दिन बाद मिल जाएगा। सर क्या हुआ, मार्च 2014 के लिए वो इशू करता है, वॉज मेड की गई थी फरवरी 2014 में एंड मैगजीन वॉज पब्लिश की गई ऑन इट्स शेड्यूल डेट। सर एक बात बताओ, आपको सर्विस है, सर्विस आपने सर कंप्लीट कर दी ऑन द एग्रीमेंट की डेट पर, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उसी दिन सर आपने एग्रीमेंट की डेट के अकॉर्डिंग सर आपने अपनी क्या कर दी, सर्विस कंप्लीट कर दी। अगर सर आपने सर्विस कंप्लीट कर दी और आपको 2,40,000 रुपए तो मिले सर 10/3/14 को और 60,000 जो बचे हुए थे वो सर आपको मिले 10/4/14 को फॉर द मार्च 2014 इशू के लिए। ठीक है, डिस्कस करो AS 9 के अकॉर्डिंग कि आपको अमाउंट का रेवेन्यू कितना, आपको कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी है और क्या आपको अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट ट्रीटमेंट से फॉर 31 मार्च 2014 के लिए। इट मीन सर क्या आपको 13-14 जो फाइनेंशियल ईयर है क्या उसके अंदर आपको पूरे 3 लाख की सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए या फिर सर ओनली 2,40,000 की सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए? सर एक बात बताओ मेरे को, मैंने तो एक ही बात कही है, अगर आपने अपना काम पूरा टाइम पे कर दिया
सर्विस के केस में और आपको 100% सर्टेनिटी है, तो सर आप पूरे अमाउंट से क्या करोगे सर, सेल रिकॉर्ड कर लोगे। चाहे सर फिर आपको क्या हो, डेटर की हो या फिर कैश में हो। मैंने आपको रेवेन्यू का मतलब दोनों बताया था, डेटर भी हो सकता है और कैश भी हो सकता है सर, जिसमें से आपको क्या हो गया 2,40,000 तो कैश में मिल गए, बच गए 60,000 इस साल के लिए क्या होंगे सर, डेटर हो जाएंगे। तो डेटर भी तो सर अपनी सेल होती है, तो मतलब सर 3 लाख से तो अपन सेल रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर सर, क्लियर, 3 लाख से सेल रिकॉर्ड करेंगे। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इफ द पब्लिकेशन इज डिलेड टिल द 2/4/2014। अगर आपने पब्लिकेशन एड पर कंप्लीट नहीं करा है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपने कंप्लीट नहीं करा, टाइम पे कंप्लीट नहीं करा, तो सर आप 2013-14 के लिए आप अपनी सेल को रिकॉर्ड भी नहीं करोगे। क्यों सर, क्योंकि सबसे पहले कंडीशन 100% सर्टेनिटी के साथ साथ कंप्लीट होना चाहिए आपका वर्क, और इधर सर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ था। क्लियर, ये लिखा हुआ सर आप पढ़ लेना। देखो 3 लाख की सेल रिकॉर्ड कर ली इसने, और सर यहाँ पे आप क्या नहीं करोगे सर, 2,40,000 विल बी कंसिडर एज एडवांस माना जाएगा फॉर द ईयर एंडेड के लिए, क्योंकि सर आप अपनी सेल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर, देखो आपने कब करोगे फिर सर, 31/15 को, 31/3/15 को करोगे, ना कि 14 वाले ईयर में करोगे। देखो गुड्स 60,000 का सोल्ड कर रहा है इतनी तारीख को, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर दिस गुड्स डिलीवर हुआ इतनी को सर, हम बायर के रिक्वेस्ट पे हुआ है, मतलब सर 20/3/15 को ही हम हमारी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। हमने 1.5 लाख का माल भेजा कंसाइनमेंट में, जिसमें 20% जो गुड्स था वो अनसोल्ड रह गया। इट मीन सर 80% कितना होता है, 1,50,000 का 1,20,000 वो आपकी सेल मानी जाएगी, वो आपकी रेवेन्यू मानी जाएगी। आपने 1,20,000 का गुड्स था जो अप्रूवल बेसिस पे भेजा 1/12/14 को, जो पीरियड था वो 3 महीने का था, आफ्टर विच दे वर कंसिडर सोल्ड। सिंपल सी बात है, तो बेसिक सी बात है। और बायर ने सेंड करा अप्रूवल फॉर 75% गुड्स के लिए, तो सिंपल सी बात है 1,20,000 का 75% निकाल लो, मतलब सर 90,000, मतलब सर 90,000 की तो आपकी सेल मानी जाएगी। और कोई भी अप्रूवल रिसीव नहीं हुआ फॉर द रिमेनिंग गुड्स के लिए टिल द 31/3/15, मतलब सर आपके पास तो 3 महीने का ही समय था, आपके पास तो 3 महीने का अप्रूवल का टाइम था। तो 12 दिसंबर गया, जनवरी गई, फरवरी गई, तो सर आपके पास तो मार्च तक भी कोई नहीं आया, मतलब सर फरवरी के बाद भी आपके पास कोई नहीं आएगा, तो सर वो पूरी की पूरी क्या मानी जाती है सर, आपकी सेल मानी जाती है। मैंने कहा था ना सर, अगर आपका टाइम पीरियड लैप्स्ड हो जाए, और यहाँ पे सर फरवरी में ही आपका टाइम पीरियड लैप्स्ड हो गया और 25% के लिए सर अभी तक भी कुछ नहीं आया, तो मतलब सर 25% की आपकी सेल मानी जाएगी, और 75% के लिए तो सर टाइम पीरियड से पहले ही आ गया था। ठीक है सर, अब देखो अपार्ट फ्रॉम द अबव द कंपनी हैज मेड ए कैश सेल कितनी की करी सर, 7,80,000 की करी, और जो ट्रेड डिस्काउंट था वो 5% था। सर आपको क्या करना है, 7,80,000 में से 5% माइनस करके रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देना, खत्म। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द अकाउंटेंट ऑफ द मिस्टर पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड विद द वैलिड रीजन ऑफ द अमाउंट AS 9 के अकॉर्डिंग। सर आपको बता दिया मैंने क्या करना है। क्लियर, यस सर, ये पूरा क्वेश्चन खत्म। सर क्वेश्चन नंबर 45, सर जो क्वेश्चन नंबर 45 है वो सर आपको यूं करना है, जैसे मैंने आपको बताया पहले करवा चुका हूं सर। उसने पास्ट में सर कभी भी किसी से भी इंटरेस्ट रिलाइज नहीं करा है, तो सर इट मींस कि वो आपका इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। सर इसी के साथ आपका AS 9 समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सर कमेंट जरूर करना, और सर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि सर 40-40 मिनट में आपके सारे AS खत्म हो रहे हैं विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल से। ऐसे ही बुक खुद कर लेना सर, ठीक है। धन्यवाद सर।